अच्छा चलो ठीक है, पॉइसन्स रेशियो में क्या है, पहले हमने जैसे एक सिलेंडर लिया जिसका डायमीटर है d, लेंथ है l, ठीक है। इसमें हमने फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव या टेंसाइल, टेंसाइल। तो फोर्स लगाया तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया तो इसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, ठीक है। चलो पहले इस फिगर को बनाओ जल्दी, ये सब नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये तो मैं समझाने के लिए किया हूँ। चलो बनाओ, बना लिए, रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है इसमें? तो सिग्मा इक्वल टू लिखो लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोले, हाँ तो क्या हुआ, ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन में एल। अब पिछले क्लास में हमने सब कराया था, तो मैं नहीं थे, ठीक है। तो इस केस में लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो लेटरल का मीनिंग क्या हुआ, डायमीटर के लॉन्ग, तो इसमें हम लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन में डी अपॉन में लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन में एल, यहाँ भी निगेटिव साइन देंगे, निगेटिव साइन क्यों देंगे, अगर लेंथ डेल्टा एल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा डी क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए हमने दिया, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल टू इतना हो जाएगा, और इसको रीअरेंज कर लो या इतना ही रहने दो, इसी को याद रखो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट, और पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब समझते हो क्या है, कि उतना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए या उस बॉडी में इतना डिफॉर्मेशन हो जिससे हम अगर एक्सटर्नल फोर्स फिर से रिमूव कर लें तो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर ले, तो उसी को बोलते हैं अंडर द इलास्टिक लिमिट और फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो लिखो पॉइसन्स रेशियो लिख लो, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. Within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. अच्छा चलो उसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखो 21 और पेज नंबर 43, बुकलेट के पेज नंबर 43 पे करके बताओ, इसको तुम लोग बुकलेट पे ही करो, इस क्वेश्चन को बुकलेट पे ही करो, कुछ नहीं है, फार्मूला पुटिंग है, करो, नहीं तो मैं करके बताऊंगा, नोट पेज नंबर है 43, पहले दिया हुआ है वन एंड ऑफ ए नाइलन रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड डायमीटर, दिस इज फिक्स्ड
टू फ्री लिम्स, ठीक है। मंकी वेट 100 न्यूटन जंप टू कैच द फ्री एंड स्टे देयर, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द रोप, करस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर गिवन है, योंग्स मॉडुलस गिवन है और इसका पॉइसंस रेशियो भी गिवन है। समझे कि क्या क्या कहा जा रहा है। देखो ऐसा है कि एक नायलॉन रॉड है, वो ऐसे कुछ ऐसे है, ठीक है। सुनो, ठीक है, ऐसा रॉड है कुछ ऐसे है। अच्छा सुनो, बनाना नहीं, पहले समझ लो। अब मंकी क्या हुआ, मंकी जंप करके इसको पकड़ लिया और मंकी से हैंग हो गया। तो सेकंड जब मंकी इसको कर लिया, इसको जंप करके इसको कर लिया, तो इसको हम ऐसे जूम कर देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे। अब इसमें टेंशन हो जाएगा, टेंशन कितना होगा, किसके बराबर होगा, mg के इक्वल टू होगा। तो इसमें अब टेंशन इस डायरेक्शन में p हो जाएगा, नीचे की ओर mg हो जाएगा, और इस केस में टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, और देखो वो कितना गिवन है, वेट मंकी का वेट कितना गिवन है 100 न्यूटन, हाँ। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। अब डेफिनेटली वो मंकी इसको जंप करके इसको पकड़ लिया, तो इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, फोर्स लगा तो इलोंगेशन होगा। अब इतना इलोंगेशन ज़्यादा नहीं होगा कि हमको दिखेगा, बहुत कम इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन के लिए हमने योंग्स मॉडुलस बताया हुआ था, लेंथ में इलोंगेशन के लिए योंग्स मॉडुलस का हमने फॉर्मूला बताया था, टी क्या बताया था, जल्दी बताओ, एफ एल नॉट अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। तो इसको हम फोर्स को टेंशन लिख सकते हैं एल नॉट अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल को इधर लाओ और लिख दो टी एल नॉट अपॉन में ए इंटू वाई, ठीक है। और इसका डायमीटर गिवन है या शायद रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो इसको हम लिख देंगे आर टी एल नॉट अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू योंग्स मॉडुलस लिख देंगे। बता दो यस और नो। तो टी कितना है 100 और एल नॉट कितना है, लेंथ कितना है वायर का बताना, 4.5। अच्छा पाई कितना होता है 3.14 और डायमीटर कितना गिवन है 3 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 mm। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कर देंगे 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और योंग्स मॉडुलस देखो गिवन होगा 4.8 इंटू 10⁻11। अब इसको सोल्व कर दो और जो भी आए इसको मीटर में लिख दो। अब क्या क्या देखो इसमें कुछ नहीं है, मैंने शुरू में बताया क्या, इसमें कैलकुलेशन है, वही मुश्किल है क्या। हाँ कर दो, कैलकुलेशन मुश्किल था। समझ लिए फिगर हमने क्यों बनाया कि एक जैसे मान लो कि एक नायलॉन रॉड था, वो ऐसे लटका हुआ है, मंकी ने आया जंप करके इसको पकड़ लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें जो होगा देख लो। तो इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर भी निकालना है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। चलो इसको करके बताओ, इसको सोल्व करके बताओ, कैलकुलेटर निकालो और इसको सोल्व करके जल्दी बताओ। अच्छा देखो पॉइसंस रेशियो में हमने सिग्मा इक्वल टू क्या लिखाया था, डेल्टा डी अपॉन में डी अपॉन में कितना था डेल्टा एल अपॉन में एल विथ निगेटिव साइन। तो इसको हम डेल्टा डी एल अपॉन में डी इंटू डेल्टा एल कर सकते हैं पॉइसंस रेशियो।
और निगेटिव साइन वो तो रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज करेगा, चलो वो चेंज हमको निकालना है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो हमको डेल्टा डी निकालना है, तो डेल्टा डी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, सिग्मा इंटू डी इंटू डेल्टा एल अपॉन में कितना हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा। अच्छा, तो सिग्मा बताओ कितना गिवन है, 0.2 गिवन है। 0.2 डायमीटर कितना है 6, तो 6 इंटू 10⁻³ और डेल्टा एल तो यहाँ से निकाल के इसको पुट करना है, और एल कितना है 4.5। अब डेल्टा एल तुम निकाल के इसमें पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। चलो ये बताओ डेल्टा एल कितना आया, इंटू 10⁻, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम ऐसा करो, चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ क्या, तो ये कुछ नहीं है, तुम ऐसे ई में क्यों कर रही हो, 10⁻ वाला मत करो ना, जैसे सीधा सीधा तुम कर दो 450 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4.8, ऐसे करो। चलो मैं करता हूँ, तुमको ऐसे करना है, तुम कर दो 450 अपॉन 3.14 इंटू 9 इंटू इंटू 4.8, इतना करो, और 10⁻ कितना हो जाएगा -6, नीचे कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻11, तो कितना हो जाएगा 10⁻5, तो ऊपर करके 10⁻5 कर दो, -5 कर दो। तुम इसको सोल्व करो, सिर्फ इसको सोल्व करो, तुम इसको सोल्व करो। अच्छा तुम इसको सोल्व करो, इसको पहले इसको सोल्व करो, जो मैं बोला हूँ इसको सोल्व करो, इसको 3.317, तो 2 कर दो इंटू 10⁻ कितना कर देंगे -5 मीटर कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल तुम लिखो 3.32 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर दो तो 0.2 इंटू 6 अपॉन में 4.5 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा -3, चलो ठीक है, बस ये कर लेना, समझ गए ना कि कंसेप्ट समझ गए ना कि क्या कहा जा रहा है, बस इतना ही करो। हाँ घर पे जाके सोल्व करना इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इस पे एक ही क्वेश्चन था। अब लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन कराएंगे इस पे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा जल्दी लिखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर
वायर। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसका नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ मान लो कि ये L0 है, ठीक है। अगर इसको 1 सेंटीमीटर मान लो कि हम इलोंगेट करते हैं तो समथिंग फोर्स लगाना पड़ता है, समथिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर इलोंगेट कर दिए, फर्दर 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करेंगे तो पहले के कंपेयर में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? समझ में आया कि मैंने क्या बताया? जैसे स्प्रिंग है, इसका मान लो कि समथिंग कुछ लेंथ है, नेचुरल लेंथ में, इसको पहले हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर तक इलोंगेट किया, तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इलोंगेट के। अब यहाँ तक हमने इलोंगेट कर दिया, अब फर्दर हमको 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करना है तो हमको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा या कम? ज़्यादा। समझ रहे हो कि क्या कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, तो मान लो कि एक रॉड है जिसका लेंथ मान लो कि L है या L0 मान लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे है। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? इंक्रीज करेगा। तो मान लो कि अब इसका लेंथ हो जाता है L0 प्लस एक्स से इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है या क्या है? ये फोर्स कांस्टेंट होगा। अभी मैं बताया कि जैसे जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो जैसे मान लो कि एक्स से हमने इलोंगेट किया तो फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, फर्दर अगर एक्स से इलोंगेट करना पड़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? ये चीज़ मैं वर्क एनर्जी में कितना बार डिस्कस किया था कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ड्यू टू वर्क डन, वर्क डन होता है। जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं तो डेफिनेटली हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, हमारा एनर्जी लॉस होता है, तो जितना एनर्जी लॉस होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। समझ में आया? जैसे ए बुक ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। हमने मान लो कि ये हाइट पे लाया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh। तो mgh कैसे आया, कैसे हो गया mgh? तो ये तो अपने आप आएगा नहीं, हम लाएंगे, तो हम लाएंगे तो डेफिनेटली इसको लाने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमारा एनर्जी लॉस होगा। और जितना मान लो कि इसको लाने के लिए हमारा 10 जूल एनर्जी लॉस होगा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो जो लेबर होता है वो क्या करता है, ब्रिक्स को ग्राउंड फ्लोर से उठा के ऊपर रखता है ना, लेकिन वो दिन भर तो ऐसा कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो थक जाता है। क्यों थक जाता है, क्या किया उसने, तो उसने तो ब्रिक्स को उठा के ऊपर रखा, तो ऊपर रखा तो वर्क किया, उसका एनर्जी लॉस हुआ, वो एनर्जी कहाँ चला गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया इन ब्रिक्स, ठीक है। तो ठीक है, तो जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी तुम 11 12 जहाँ भी पढ़ो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो भी होता है ड्यू टू वर्क डन होता है। पूछे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे कि इसको इससे करने के लिए कितना हमने वर्क किया, तो जितना हमने वर्क किया वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर मान लो कि इसको हमने कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाया, इसको एक से इलोंगेट करने के लिए हमने फोर्स लगाया, इसको एक से इलोंगेट कर दिया, तो डेफिनेटली हम तो वर्क किए होंगे। तो जितना हमने वर्क किया, मान लो कि हमने 100 जूल वर्क किया, तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल हो गया, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि हम कितना वर्क किए, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इसको इसको फर्दर हम इलोंगेट करते हैं डेल्टा एक्स से, फर्दर इलोंगेट करते हैं डेल्टा एक्स से, तो फोर्स क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही छोटा है, तो उस केस में फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ये जहाँ भी वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं, एक छोटा से स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं। तो अब इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने फोर्स स्लाइटली इंक्रीज किया एफ, तो इसका लेंथ कितना हो गया, L0
प्लस एक्स प्लस डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी डब्ल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ लाने में हमने कितना वर्क किया, यहाँ भी हमने इलोंगेट किया तो वर्क किया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। कितना से इलोंगेट किया हमने, डी एक्स से इलोंगेट किया। अच्छा, फोर्स कितना लगाया, तो योंग्स मॉडुलस का भी हमने फॉर्मूला लिखाया था, एफ एल नॉट अपॉन में डेल्टा एक्स, तो एक्स हो जाएगा इंटू ए, तो ए फिजिकल टू कितना हो जाएगा, वाई एक्स ए अपॉन में एल नॉट। देखो सुनो, हमने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लगाया तो फोर्स तो हमको एफ ही लगाना पड़ा, एफ ही लगाया ना फोर्स, तो वही हम निकाल रहे हैं। इसमें एक्स से मैंने एक्स में छोटा सा डी एक्स किया, डी एक्स टेंस टू जीरो है, तो हमने ये जूम किया कि इस केस में फोर्स चेंज नहीं हुआ। एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, टेंस टू जीरो है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोर्स निकाल लिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, वाई एक्स ए अपॉन में एल नॉट कर दो और डी एक्स कर दो, तो इसमें वाई ए एल नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू डी एक्स। चलो पहले इतना नोट कर लो, या इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम यहाँ से कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू इजकल टू वाई ए अपॉन में एल नॉट एक्स डी एक्स कर दो। अब वर्क जीरो से डब्ल्यू तक, इसको इंटीग्रेट किया जीरो से मान लो कि एल तक, मान लो कि हमने इसको इलोंगेट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक एल किया, और फाइनली हमने कहाँ तक इलोंगेट किया, इसको यहाँ तक इलोंगेट कर दिया, और ये हो गया एल नॉट प्लस स्मॉल एल, और इसमें फोर्स भी हमने लगाया। ठीक है, तो ये हो जाए क्या, नहीं फोर्स तो वेरी करेगा ना, हम यहाँ ये तो वेरिएबल फोर्स हो गया, हमने जस्ट एक्स से डी एक्स के लिए हमने कांस्टेंट माना। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई ए, इसका इंटीग्रेशन बताओ, एल स्क्वायर बाई टू, तो वही वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन इजकल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो वाई ए अपॉन में एल नॉट, ये टू हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका। एक छोटा सा डेरिवेशन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो। कुछ नहीं किया हमने, देखो एक रॉड है जिसका लेंथ है एल नॉट, ठीक है, उसको हमने इलोंगेट किया एल नॉट प्लस एक्स से, तो इसमें फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाया। अब इसके लेंथ को स्लाइटली इंक्रीज किया डेल्टा एक्स से, तो कितना हमने फोर्स लगाया, तो उतना ही फोर्स लगाया, कोई चेंज नहीं किया। तो पहले हम क्या किए, योंग्स मॉडुलस से एफ निकाल दिए और इसमें पुट करके एफ डी एक्स से वर्क डन निकाल दिए।
इसमें से तो न्यूमेरिकल ही आता है मोस्टली। देखो एक दो तीन चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, फाइनल के पेपर में पक्का आएगा, स्टेप वेलोसिटी स्कूल में पक्का आएगा, ध्यान में रखना। उसके बाद में मैं फ्लूइड पढ़ाऊंगा, उसमें बर्नौलिस थ्योरम है, 100% आएगा वो फाइनल के पेपर में। उसके बाद में थर्मोडाइनमिक्स में दो डेरिवेशन है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें से दोनों में एक 100% आएगा पक्का। उसके बाद में ओसिलेशन में एक है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना। हाँ 4 चैप्टर से ज़्यादा रहते हैं, 6। इसके बाद में फ्लूइड, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, फ्लूइड। उसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑसिलेशन, और वो सब इजी इजी है एकदम, बिल्कुल इजी चैप्टर है। अच्छा ये बताओ इसमें क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है बताओ, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। अब क्या, अच्छा तो वर्क डन में वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ये फॉर्मूला तो होता है। कौन, अच्छा ये समझ में नहीं आया, तो तुम कल आए ही नहीं थे तो तुमको क्या समझ में आएगा। और वाई क्या चीज़ है तुमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि वाई क्या चीज़ है, तो तुम एक बार देख के आना वीडियो रिकॉर्डिंग पिछले साल पिछले बार का, ठीक है, वो देख के आना। समझ गया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा इसको याद रखना आसान काम नहीं है, इसको याद रखना आसान काम नहीं है, तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में बताता हूँ कि कैसे याद रखना है इसको। इसको याद कैसे रखना है, तो U इक्वल टू होल हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वो याद रखना है इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में है। अच्छा कैसे देखो, y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट, यही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन में, इसमें हमने लेंथ कितना लिया, इनलोंगेट कितना एल अपॉन में कैपिटल एल नॉट लिया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस वाई इंटू एल अपॉन में एल नॉट लिख सकते हैं, बताओ यस और नो। अच्छा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, ये याद रहेगा ना बस। अब बोलो तो मैं इसमें पुट करके उसको प्रूव करके बताऊं, वो समझ गए। तो ये याद रखना है 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब ये सब पुट करके देखोगे तो उतना ही आ जाएगा। वाई होता है योंग्स मॉडुलस, तुम पढ़ देख के आना, इसलिए मैं पीछे कल चैप्टर जैसे शुरू किया, अगर कल देख के आते तो सब तुमको समझ में आता। तो एक अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाके देखना और पूरा देख के आना, जो टॉपिक नहीं समझ में आए पहले आके पूछ लेना, ठीक है। अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, क्या, हाँ पेज नंबर 39, वही एनर्जी डेंसिटी वही होता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। चलो तुम लोग क्या, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी मैंने क्या बताया
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ स्ट्रेस। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो क्या, हाँ उसी में करो। देखो दिया हुआ है ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर इज स्ट्रेस थ्रू 22 मिलीमीटर। 2 मीटर क्या गिवन है, एल स्मॉल एल, तो हमने तो डेल्टा एल यूज नहीं किया, इसमें तो स्मॉल एल यूज किया। अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, योंग्स मॉडुलस गिवन है, फाइंड एनर्जी डेंसिटी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगी, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे एनर्जी इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला लिखाया, एनर्जी इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला लिखाया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी और वो क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम नहीं, सेम फार्मूला क्यों है, देखो एनर्जी डेंसिटी ये होता है, ये हमने एनर्जी का फार्मूला लिखा है, इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो मैं करूं, तब करो। अब नेक्स्ट क्लास में तुम जरूर देख के आना, ठीक है। फोर्स की वैल्यू तो इसमें गिवन नहीं है। फर्स्ट केस में निकालना है एनर्जी डेंसिटी, अच्छा तो स्ट्रेस के लिए योंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन कर दे तो क्या दिक्कत है, नहीं फोर्स कैसे निकाले हो, हाँ वैसे वैसे भी कर सकती हूँ, वैसे भी कर सकती हूँ। 2 इंटू 10 पावर, अच्छा चलो मैं करता हूँ, देखो मैं करता हूँ, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से करते हैं तो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस निकालेंगे तो देखो योंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या लिख लिया, हम लिख देंगे y इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ योंग्स मॉडुलस बताओ, 2 इंटू 10 टू पावर 11 और स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो
2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3, और ओरिजिनल लेंथ कितना है 4। अब इसका स्क्वायर कर दो और जो आए वो लिख दो अपना। तो इस 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा कितना ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो जो भी आए, तो हो जाएगा 4/16, 10⁻³ कितना हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁵। तो इसमें हम कर देंगे 2.5 इंटू 10⁻⁴। सर ये 2.5 इंटू 10⁻⁴ था। हाँ, एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया कि मैंने कैसे किया? अब तुम लोग कहोगे कि मुश्किल है। देखो मुश्किल नहीं है, तुम लोग घर से पढ़ के ही नहीं आते। इसको घर से जाओ, अभी जैसे एक बार बना दिया, इसको घर पे जाके फिर से बनाओ। अब इसके बाद में क्या निकालना है हमको? एनर्जी होता है जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। हो बना लिए कि नहीं? हो गया, समझ लिए? अच्छा चलो अब ये निकाल के बताओ। अभी तो हमने निकाला था ये चीज़ तो निकाला था अभी, ये हाफ इतना तो हमने निकाला था स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वो कितना आ रहा था 2.5 इंटू 10⁻⁴ आ रहा था। अच्छा, इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू एल। तो एरिया बताओ। 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ -6, और लेंथ कितना है 4 है ना, 4 इंटू 4 कर दो। काम नहीं किया था तो हमने तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था, तो उसमें वॉल्यूम क्यों लिखेंगे? वॉल्यूम नहीं, हाँ एरिया का फॉर्मूला में मैंने जो फोर्स निकाला था, हाँ, उससे मैंने एरिया को 10⁻⁻⁶ निकाला था। एकदम 10 बट पर। मेरा आंसर सही आ गया 2.5। नहीं तो तुम कहीं गलत की हो। आपने गलत किया है फिर। कहाँ पे गलत किया हम हमने? दोनों ने गलत किया। कहाँ पे गलत किया हमने? नहीं तो ऐसे मेरा तो सही आंसर सही आता। नहीं ठीक है, देखो तुम चेक करो। सुनो, इतना लिख दिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अब इसको सोल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 0.2 जूल। अच्छा समझ गई मैं, क्योंकि एरिया और लेंथ का सेम था तो वो कैंसिल हो गए थे। अच्छा देखो सुनो, ये अभी हमने हाफ इंटू स्ट्रेन तो इतना निकाला था। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। जैसे वायर किस शेप का होता है? सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, लेंथ भी गिवन है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है ना? इस फॉर्मूला को याद रखना। नहीं, ये सेल का क्वेश्चन है। अच्छा उसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 40। हाफ से मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई क्या? हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो हमने इतना ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो इसके इक्वल टू होता है। चलो कुछ देखो क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ, व्हेन लोड ऑन ए वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 kg to 5 kg
elongation increase from 0.61 millimeter to 1.02 millimeter. How much work is done during this extension of the wire? हो गया, छोड़ दें? क्या? अच्छा चलो, इसको क्वेश्चन को अब तुम लोग को घर से ट्राई करके रखना है। कौन सा क्वेश्चन? 19, 20, 2 क्वेश्चन इसमें हैं। बस सर बहुत ज़्यादा पहले टेस्ट भी दे रहे हो आप। अब सब में, अब चैप्टर तो हमने कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन क्या? हाँ हाँ वही करना है। अब तुम लोगों को क्या करके रखना है, मंडे को आना है, हो सकता है तो संडे को भी मैं क्लास रखूँ, ठीक है? तो मंडे को आना है, संडे को क्या, आज मंडे को ग्रेविटेशन का पूरा तैयारी करके आना है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है? तुम लोगों को करके आना है, मंडे को ग्रेविटेशन की तैयारी करके आना है, ठीक है?